नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ। देखिए, हमने रिटायरमेंट एंड डेथ से रिलेटेड टोटली 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए थे। आज हमारा 5वां एडजस्टमेंट है और वो है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए, रिटायरमेंट एंड एडमिशन में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और वो यही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको फ़र्क क्रिएट करता है। हम थोड़ा सा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, वो एटलीस्ट होता क्या है। आप बोर्ड से समझना, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी का मतलब हम ये होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के संबंध में पैसा विनियोजित करता है, सेविंग करता है। देखिए, हमने पैसा सेविंग किया है और वो भी किसी बीमा पॉलिसी में, मतलब यदि किसी कारणवश कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो आपको समय से पहले भी पैसा प्राप्त हो सकता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे ये जो समझ रहे हैं वो आखिर होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर हैं, ABC। तीनों ने अपने जीवन पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है बीमा कराया है। इन तीनों ने अपने जीवन का, तीनों ने अलग अलग बीमा कराया, या फिर यदि वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो इन्होंने अपने जीवन पर एक ही बीमा पॉलिसी करवा लिया है। यहाँ पर आपका प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है। अभी तक जो आपका प्रीमियम पे करने का काम है वो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है। आपका प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म चुका रही है। मतलब हम यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म का खर्चा मानते हुए इस पॉलिसी का एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, आपके पास पॉलिसी से रिलेटेड 2 पॉइंट होते हैं, आप समझने की कोशिश करना। यदि पॉलिसी आपके निवृत्ति में है तब आपको उसका एडजस्टमेंट अलग करना है, और मृत्यु में है तो एडजस्टमेंट अलग करना है। आपके इस टॉपिक में 2 पॉइंट है, एक तो निवृत्ति अलग है और मृत्यु अलग है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर निवृत्ति में अलग क्यों और मृत्यु में अलग क्यों? क्योंकि देखो, पॉलिसी एक ऐसा पॉइंट है जो निवृत्ति के समय आपको अलग एडजस्टमेंट करवाता है और डेथ के टाइम अलग करवाता है। एटलीस्ट पॉलिसी का मीन ये होता है कि जो हमने पॉलिसी ली है, जब हमने बीमा कराया है, एक व्यक्ति अपना बीमा कराता है एक निश्चित अवधि के लिए। जो आपकी निश्चित अवधि है, इससे रिलेटेड आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। यदि इस अवधि पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अवधि पूर्ण होने पर आपको बीमा पॉलिसी का पैसा 2 ही स्थितियों में प्राप्त होता है। आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है उसका पैसा 2 ही स्थितियों में आपको प्राप्त होगा। पहली कंडीशन, यदि आपके उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसने पॉलिसी करवाई है, वो पॉलिसी उस टाइम पीरियड से पहले डेथ हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 लाख की पॉलिसी करवाई है। ये पॉलिसी उसने 20 साल के लिए करवाई है। यदि सपोज करो ए की मृत्यु 20 साल पहले हो जाती है तब तो उसको 5 लाख पूरा प्राप्त हो जाएगा। पहला कंडीशन कि यदि आपका टाइम पीरियड से पहले यदि व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको पॉलिसी का पूरा पैसा आ जाता है। और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो डेथ होने की स्थिति में ही पॉलिसी का पूरा पैसा आता है। दूसरी कंडीशन, आफ्टर 20 इयर्स कंप्लीट होंगे, जैसे ही 20 साल पूरे हो जाएंगे आपको पॉलिसी का पूरा 5 लाख रिसीव होगा। तो पॉलिसी का पूरा पैसा आने की 2 ही स्थितियां होती है। पहली कंडीशन, यदि आपके टाइम पीरियड से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है या वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तभी आप उस पॉलिसी का पैसा प्राप्त करोगे, अदरवाइज नहीं होता है। हमारे पास रिटायरमेंट की ऐसी कंडीशन आती है जहां आपकी पॉलिसी को बीच में सरेंडर करना पड़ता है, बंद करवाना पड़ता है, और डेथ की स्थिति में आपको बंद नहीं करना, आपको पूरा पैसा वैसे ही रिसीव हो जाता है। तो अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। निवृत्ति के समय जीवन बीमा पॉलिसी, हमारा पॉइंट आता है निवृत्ति के समय जीवन बीमा पॉलिसी। देखो, मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर है ABC।
जिन्होंने अपने लाइफ पर एक 5 लाख की पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम 50,000 या जिसका प्रीमियम 10,000 पर एनम ये फर्म से पे करते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आपका ए और बी, ABC 3 पार्टनर है जिन्होंने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है। ये पॉलिसी ली ना आपने 10 साल के लिए, ठीक है। 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए की। 10,000 पर एनम मतलब पर ईयर आप 10,000 रुपये प्रीमियम पे करते हो, और वो भी फर्म से पे करते हो। मतलब आप तीनों ने मिलकर एक पॉलिसी ली है। देखिए, जब भी एक व्यक्ति पॉलिसी कराता है तो वो ये कम सोच के पहले से कराता है कि मैं टाइम पीरियड के बीच मर जाऊंगा। वो यही सोच के करवाता है कि 10 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो मरना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन उसके लिए पहले लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। यदि आपने कहीं नॉर्मली कहीं ऐसा सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति ऐसी बात भी कर लेता तो उस लोग अपशुगन मानते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ये थॉट तो माइंड में आते ही नहीं और लाते भी नहीं है कभी कि हम मर जाएंगे इसलिए पैसा रखें। नहीं, हम तो सेविंग करने के पर्पज से पैसा इकट्ठा करते हैं। 10 साल बाद हमको 5 लाख मिलेगा, आपने 10 साल में मान लीजिए 3 लाख भरे और आपको 5 लाख मिल रहे हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति है। स्थिति वही है कि आप यही सोचकर पॉलिसी कराते हो कि हमें इतने टाइम बाद विथ इंटरेस्ट हमको पैसा मिलेगा। मतलब हमारा पर्पज ये होता है कि हम एक सेविंग करने के उद्देश्य से, हम इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से हमने ये पैसा जमा किया था। पैसा भर कौन रहा है? तीनों मिलकर भर रहे हैं। फर्म भर रही है मतलब आपके तीनों ही पार्टनर मिलकर भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी पे सबका समान अधिकार है, और यदि ये पॉलिसी का पूरा पैसा आता है तो ये सभी तीनों पार्टनर बांट के लेंगे। अब हमारे पास में प्रश्न यहाँ से स्पष्ट होता है कि निवृत्ति हो जाती है, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। मान लीजिए इन्होंने पॉलिसी करवा के 4 साल बाद ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है। ए ने कहा अब मेरे आपके साथ में सेट नहीं होगा, मैं तो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा हूं। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। अब ए छोड़ के जा रहा है, तीनों ने मिलकर 4 साल तक पैसा भरा है। बीमा कंपनी आपको 4 साल बाद पैसा नहीं देगी, क्योंकि बीमा कंपनी के साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कि आपको 10 साल आफ्टर 10 ईयर हमें ये पैसा मिलेगा, या दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मिलेगा। अब ए की डेथ तो हुई नहीं, ना बी की हुई ना सी की हुई, तीनों ही जीवित हैं। ए आपका पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, पॉलिसी थोड़ी ना बंद हो रही है। तो यहां ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यदि ए छोड़कर जा रहा है तो उन्होंने 4 साल तक जो प्रीमियम भरा उसका क्या मिला? भाई यदि इस पॉइंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते तो इसने जो 4 साल तक प्रीमियम पे करवाया उसके बदले में ए को क्या मिला? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि वो पैसा आज उसको पूरा दे देते हैं तो आगे के टाइम में ये दोनों इस पैसे को कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कहने का मतलब हमारे पास में ये आता है कि जिस दिन आपका पार्टनर जा रहा है आप उस पॉलिसी को सरेंडर करोगे। सरेंडर करने का मतलब होता है बंद करना। आप प्रीमियम भरना बंद कर लोगे और इस पॉलिसी के बदले में कुछ पैसा रिसीव करोगे। जो पैसा प्राप्त होता है वो तीनों बांट देंगे। तो जब पॉलिसी निवृत्ति के समय हमेशा पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है, पॉलिसी क्लोज नहीं, पूरी नहीं होती है, पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती, उसे सरेंडर किया जाता है, समर्पण किया जाता है उस पॉलिसी का। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण किसे कहते हैं? प्रश्न पूछते हैं आपको कि जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण क्या होता है। उसका अर्थ हम ये जानते हैं कि जब किसी साझेदार की निवृत्त हो जाए या जब कोई साझेदार पार्टनरशिप फर्म से निवृत्त होता है उस समय पॉलिसी को समय से पहले बंद कर देना। आपका जीवन बीमा पॉलिसी समय से पहले बंद कर देना वही आपका सरेंडर कहलाता है। और जैसे ही आप सरेंडर करते हो बीमा कंपनी आपको कुछ पैसा देती है, और जो पैसा देती है उसे उस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कहते हैं। कि आज यदि हम इस पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपको बीमा कंपनी जितना पैसा देगी उतना वही आपके लिए समर्पण मूल्य कहलाएगा। एनी डाउट? आपको सरेंडर वैल्यू समझ में आ गया? सरेंडर समझ में आ गया? सरेंडर का मीन्स होता है बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी को बंद कराना, और सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है जब भी आप टाइम पीरियड से पहले, क्योंकि इस पॉलिसी का पैसा 10 साल बाद 5 लाख मिलेगा, 10 साल पहले यदि आप इसको बंद कर देते हो तो उसका पूरा 5 लाख नहीं मिलता है, जितना आपने जमा कराया है उस हिसाब से आपको पैसा रिसीव होता है।
और जो पैसा रिसीव होगा वही आपका सरेंडर वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके पास जो पॉलिसी का वैल्यू होगा वो सरेंडर वैल्यू से ही आपको एंट्री करनी है। कैसे एंट्रियां करोगे अब वो समझने की कोशिश करना। देखो, एंट्री करने के पर्पज से हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, जब पॉलिसी के प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। पहला पॉइंट आता है, जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए। आपने प्रीमियम को खर्चा माना है, उस समय आपको काम क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको सरेंडर वैल्यू से करना है और ओल्ड रेशियो में एंट्री करनी है आपको। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ये कब करनी है, जब भी आपकी पॉलिसी सरेंडर हो रही है, पॉलिसी को बंद कर रहे हैं और आपने उसको व्यापारिक खर्च माना है, तब एंट्री करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल सरेंडर वैल्यू में। समर्पण मूल्य पृष्ठ में दिया हुआ होगा, उसी वैल्यू से करना है। देखिए यहाँ पे भले कोई दूसरा पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी अमाउंट हो, उसे नहीं लेना, आपको यहाँ पे सरेंडर वैल्यू लेना है, हमेशा ध्यान रहिए, और पुराने अनुपात में बांटना होगा। सेकंड पॉइंट, इसी का, ये तो फर्स्ट एंट्री, इसी की सेकंड एंट्री, जब पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाए। देखिए सवाल में आपको क्लियर लिखा हुआ होगा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाए, तब आपको इसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं करनी है, मात्र एक पहले वाली एंट्री करके छोड़ दीजिएगा। आपको पॉलिसी को यदि बैलेंस शीट में दिखाना है तो आपको अलग से कोई एंट्री नहीं करनी, एक ही एंट्री होती है। और यदि पॉलिसी को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाए तब आपको एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यह आपको नए अनुपात में करनी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फर्स्ट एंट्री तो ये तो करनी ही है, कंपलसरी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ऑल पार्टनर्स एंट्री करनी है पुराने अनुपात में सरेंडर वैल्यू से। और यदि आपको बैलेंस शीट में दिखानी है तब इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करनी है। बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तब आपको वो एंट्री करके पॉलिसी को बंद करना है। बंद करने के लिए एंट्री करोगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए आपको एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ऐसा कब करना है, जब आप प्रीमियम को व्यापारिक खर्च मानते हो। देखिए जब आपने प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना है उस समय आपका प्रीमियम बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले से बैलेंस शीट में नहीं होगी। आपके पास सवाल में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, आप उस बैलेंस शीट को देख के समझिएगा। उस बैलेंस शीट में यदि आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले से दिया हुआ है उसका मतलब प्रीमियम विनियोग होगा, और यदि पहले से नहीं दिया हुआ है इसका मतलब प्रीमियम व्यापारिक खर्च है। अभी हमने आपको व्यापारिक खर्च समझाया है। यदि आपके व्यापारिक खर्च का मतलब होता है कि आप अपने बैलेंस शीट के अंदर यदि जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब व्यापारिक खर्च है। एक बार अपनी कॉपी में नोट करो। देखिए पहला पॉइंट था अपने पास जब प्रीमियम को हमने व्यापारिक खर्च माना है। सेकंड पॉइंट आता हमारे पास जब प्रीमियम को विनियोग माना है। विनियोग माना है, देखिए व्यापारिक खर्च मानना मतलब आपकी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दे रखा होगा, और विनियोग माना इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगा। दोनों पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा।
आपको ये क्लियर लिखा हुआ नहीं भी है कि आपका विनियोग है या प्रीमियम को व्यापारिक खर्च है, तो उसके लिए आप पहले बैलेंस शीट चेक करना। जो सवाल में आपको बैलेंस शीट दे रखी है उसकी असिस्ट साइड में देखना, यदि आपको पॉलिसी का पहला पैसा दिया हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो विनियोग माना है। और यदि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट ये मतलब पॉलिसी नहीं है तो मतलब वो प्रीमियम माना है। अब आप इसके लिए जब विनियोग माना है उस समय क्या करना है, पहला पॉइंट आप करोगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मीन्स आपके पास जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 रुपये दिया हुआ है और नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मान लीजिए 24,000 रुपये है। देखिए आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखा होता है वो भी सरेंडर वैल्यू ही होता है, नीचे एडजस्टमेंट में भी सरेंडर वैल्यू होगा। यदि आपका पॉलिसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना होगा। यदि पॉलिसी का वैल्यू कम हो जाता है तो आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखना है। मतलब मेरा कहना का तात्पर्य है कि आपको पॉलिसी को बाकी असेस्ट की तरह इसे भी रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करना है। और उसके बाद जब आप पॉलिसी बंद करोगे उस समय आपको मेजर वही काम करना है जो अभी हमने एंट्री समझाई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये काम आपको विनियोग मानते हैं उस समय करना। देखिए हम इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न करेंगे तब आपको ज्यादातर समझ में आएगा। फिलहाल अपनी बुक का न्यूमेरिकल सेकंड निकालो, यदि आपके पास बुक है तो उसका सेकंड न्यूमेरिकल निकालो। हम उस प्रश्न को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, उस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न में लिखा आपको एबीसी 4:3:2 में साझेदार है। आपके पास सवाल है जहां एबीसी 4:3:2 में पार्टनर है, जहां बी आपका रिटायर्ड हो रहा है। सवाल में आपका बी रिटायर्ड हो रहा है, आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहला काम आप बैलेंस शीट को देखने के बाद आपके नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसको एक बार रीडिंग लगाते हैं। लिखा फर्म ने 40,000 की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली। देखो इस सवाल में आपको पॉलिसी का एडजस्टमेंट है। पहली लाइन में लिखा है फर्म ने 40,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली है, मींस आपके पास पॉलिसी ली है 40,000 की। तो अब आपके पास दो ऑप्शन क्रिएट हो गए, पॉलिसी का प्रीमियम व्यापारिक खर्च है या विनियोग है। तो पहले तो आप अपना बैलेंस शीट चेक करो, उस बैलेंस शीट में यदि पॉलिसी का वैल्यू दे रखा है इसका मतलब वो आपका विनियोग है, नहीं दिया हुआ है मतलब प्रीमियम है, वो व्यापारिक खर्च है। आप देख पा रहे हो आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब व्यापारिक खर्च है। इससे पहले वाला काम करना है, अभी जो हमने समझाया था ना पहले वाला करना है, ठीक है। 31 मार्च 2017 को इस पॉलिसी का समर्पण मूल्य 13,500 रुपये है। आपने अपनी पॉलिसी को सरेंडर किया है और सरेंडर वैल्यू आपके पास में लिखा हुआ है 13,500। तो आपके पास समर्पण मूल्य दिया हुआ 13,500 रुपये, ठीक है। बी स्थिति को अवकाश ग्रहण करता है, बी आपका रिटायर्ड हो रहा है, निम्न शर्तों पर आप वो रिटायरमेंट ले रहा है अपने यहाँ से। भूमि एवं भवन 20,000 से कम मूल्यांकित, आपका लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से अंडर वैल्यूड है, पहले से कम लिखा हुआ है, आप उसको बढ़ाओगे। ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये में निर्धारित किया गया, ये फर्म की ख्याति दे रखी है आपको। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 5% बनाना है, आपके डेटर्स पे 5% प्रोविजन तैयार करने हैं। नेक्स्ट लिखा आपको मशीन 10% व स्टॉक 5% कम करना है, मशीन एंड स्टॉक को कम करोगे। नेक्स्ट आपके लीगल प्रोविजंस 1,500 रुपये करने हैं। जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाएगा, क्लियर लाइन लिखी हुई है आपको, अभी हमने समझाया भी था कैसे करना है। देखिएगा आप सवाल को समझते हैं कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोसेस नंबर 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो रिवैल्यूएशन में पहला पॉइंट लिखा आपको भूमि एवं भवन 20,000 से कम मूल्यांकित है, अंडर वैल्यूड है, बढ़ाने के लिए लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब 20,000 से कम मूल्यांकित है तो आपने 20,000 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा है आपको संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 5% की दर से बनाया जाएगा।
प्रोविजन बनाना है, आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन आपके डेटर्स पे बनते हैं। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में लिखे हैं 15,000। 15,000 के 5% होता है 750 रुपये। 15,000 का 5% 750 रुपये। नेक्स्ट आपको लिखा है मशीन का मूल्य 10% से तथा स्टॉक का मूल्य 5% से कम किया जाए। तो दोनों ही असिस्ट होती है, कम करनी है मशीनरी और टू स्टॉक। मशीनरी और टू स्टॉक दोनों असिस्ट है, दोनों कम करने हैं। आप डेबिट साइड में लिखोगे टू मशीन। मशीन का वैल्यू दे रखा है आपको 50,000। अब 50,000 का 10% 5,000 और मशीन दे रखी है आपके पास में, सॉरी स्टॉक दिए हुए 30,000। 30,000 का 5% 1,500 रुपए। आगे एडजस्टमेंट में लिखा कानून व्यय के लिए 1,500 रुपए का आयोजन करें। देखिए लीगल एक्सपेंसेस के लिए आपको प्रोविजन बनाना है और किसी भी प्रकार का प्रोविजन आपके लिए लाइबिलिटीज होती है। हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस 1,500 रुपए। तो ये आपके रिवॉल्यूशन, इसके अलावा रिवॉल्यूशन में कोई पॉइंट नहीं है। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000 में से इन सबको लेस कर दिया 11,250। आप करके देख सकते हो आपके पास। अब इसको आप बांटोगे ABC में। रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। आप इसको तीनों में शेयर करोगे 4:3:2 में, तो आपके पास अमाउंट आएगा 5,000, 3,750 और 2,500। बांटते कैसे है तो 11,250 इंटू 4/9। 9 कहाँ से आए तो ये रेशियो है 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट था। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो आप जरूर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम हर एक संभव कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए कल हमने पार्टनर्स कैपिटल समझाया था, उसमें आपको स्टेप सिखाए थे। और फर्स्ट स्टेप इज राइट द बैलेंस ब्रॉट डाउन इन अ पार्टनर्स कैपिटल इन अ पार्टनर्स क्रेडिट साइड। हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब आपके बैलेंस शीट में जितना पार्टनर्स का पैसा दिया हुआ है वो आपका बैलेंस होता है। नंबर कैपिटल इज 70,000, 45,000। इसका है 70, दूसरे का है 45,000 और सी का लिखा हुआ है आपके पास, तीसरे का बैलेंस दिया हुआ है 30,000। अब आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समझते हैं। हमने 40,000 की पॉलिसी ली थी, उससे कोई मतलब नहीं है जब आपका पार्टनर रिटायर्ड होता है। हमारे पास जितना सरेंडर वैल्यू है उसके लिए अभी हमने एक एंट्री समझाई थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो आप यहां करोगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 13,500 को आप अपने रेशियो में शेयर करोगे और आपने जब शेयर किया तो आपका अमाउंट आएगा 6,000, 4,500 एंड 3,000। ये आप बांट रहे हो अपने पुराने अनुपात में और पुराना है 4:3:2। नेक्स्ट, अब आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। देखिए आपके पास 18,000 गुडविल दी हुई है। जाने वाला साझेदार का हिस्सा है 3/9। 3/9 बी रिटायर्ड हो रहा है, तो आपकी गुडविल आ गई 6,000, जिसके लिए आप एंट्री करते हो रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग हो गया ए और सी, तो आप यहां एंट्री करोगे बाय एज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब 6,000 को आपके पास गेनिंग रेशियो में बांटना है। इस सवाल में रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब एक भी पॉइंट नहीं है इसका मतलब आपका पुराना ही फायदे का अनुपात होगा। पुराना अनुपात है आपका 4:3:2। 3 को उड़ा दो, पीछे बचा 4:2। आपने उसको 4:2 में शेयर किया 4,000, 2,000।
यहाँ लिखोगे 4000 2000। अब आप यहाँ पे रिवॉल्यूशन ट्रांसफर करो बाय रिवॉल्यूशन। आपके पास अमाउंट है 5000, 3750 एंड 2500। एक आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आप पोस्टिंग करोगे बाय जनरल रिजर्व। अब आपके पास जनरल रिजर्व है कितना, आप देखोगे 27,000। आप जनरल रिजर्व को शेयर कर दिया 27,000 को 12,000, 9,000, 6,000। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो आपके असिस्ट साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप उसके लिए लिखोगे 2 P&L और इसको भी शेयर करोगे 3,600 रुपए को। अमाउंट होगा आपके पास में 1,600, 1,200, 800 रुपए। देखिए यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपका जो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। उससे पहले आपको लिखा है बी को 5,000 का भुगतान कर दिया, तो एंट्री करोगे टू कैश और बी में 5,000। अब आप बी का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके बी का बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बीज लोन 62,050 रुपीज। आप निकाल के देख लीजिएगा, हमने कर दिया है। और नेक्स्ट टू बैलेंस कैरी डाउन, बाकी दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो अमाउंट है आपका पहले का 87,400 और 38,700। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर इधर की टोटल करके इधर को लेस करना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट आती है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले लिखा कैपिटल। अपने पास दो पर्सन है ए और सी। ए का हो गया आपका 87,400 और 38,700। नेक्स्ट उसके बाद आपका इसका टोटल आ गया 1,26,100। नेक्स्ट आप लिखोगे बीज लोन 62,050 रुपीज। एक आपके पास क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 33,000 के। बैलेंस शीट में आपने कोई चेंज नहीं किए हैं। उसके अलावा आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है जिसको भी आपने चेंज नहीं किया है 4,000। और एक आपने प्रोविजन बनाया है प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस 1,500 रुपए का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असिस्ट साइड की। देखो यदि आपको इसमें से कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर लीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ देखोगे कैश, आपके पास टोटली कैश लिखा हुआ है 10,400, जिसमें से 5,000 आपने ये पेमेंट कर दिए, पीछे बचा 5,400। एक आपको डेटर्स लिखा हुआ था 15,000, जिसमें से प्रोविजन लेस हो गया 750, 14,250 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक है। आप देखोगे स्टॉक को आपने कम किया है, 1,500 रुपए कम किया था, तो पीछे बचा 28,500। 30,000 में से 1,500 कम हुए हैं। फिर आपके पास है मशीनरी, 5,000 कम हो गया तो 45,000 हो गया। 50,000 था उसमें से 5,000 लेस हो गए। एक आपके पास में बचा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बढ़ाया है, पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो गया है। और एक आपके पास में P&L अकाउंट दिया जिसको आपने बांट दिया। अब आपने बना दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी 13,500। आप इसका एक बार टोटल करोगे, आपके पास टोटल आएगा 2,26,650 रुपीज। 2,26,650 रुपीज। एक बार आप इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। यदि कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद। सवाल आपको कॉपी में लिखना है, मुझे वापस सेंड भी करना है। नेक्स्ट हम इससे आगे कल वाली क्लास में देखते हैं।